नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये गोल्ड सिल्वर पे एक स्पेशल वीडियो है। सबसे पहले आप लोगों को 30,000 की जो हमारी फैमिली हुई है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से ये हमारा जो परिवार है ये बड़ा होता रहेगा। और आज कुछ बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर के बारे में। बहुत सारी कंसर्न है मार्केट में और कंसर्न रहना ज़रूरी भी है जब आपका निवेश होता है, और निवेश को सुरक्षित रखना भी आपका काम है। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 80% का रिटर्न तो यहाँ पे गोल्ड ने दे दिया। और जब 2026 आया, 2026 में हम लोगों ने रिटर्न आता हुआ देखा। लगभग यहाँ पे 10-15% का रिटर्न जो है वो ऑलरेडी आता हुआ दिख रहा है। अब बात हो रही है कि यहाँ से $6,000 भी आ सकता है, $9,000 भी आ सकता है, और दूसरा एक तबका है वो कह रहा है कि यहाँ से एक क्रैश आ सकता है। दोनों के बीच को लेके हमें चलना है। किसी भी वार्निंग साइन को हमें यहाँ पे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जब आप वार्निंग साइन को इग्नोर नहीं करते हैं और जब आपको पता करना होता है कि लॉजिकली हम यहाँ पे कहाँ हेड करेंगे, तो आपको अपना जो हिस्टोरिकल डेटा है उसे ज़रूर बैक टेस्ट करना चाहिए कि हिस्टोरिकली हम कहाँ कहाँ पे एक पैराबॉलिक मूव आता हुआ देखे थे गोल्ड में, और कहाँ वहाँ पे मतलब क्रैश आया था। और जो क्रैश आया था, क्या वो सारे प्रॉफिट को वाइप आउट किया था, या फिर वो जो क्रैश था वो हाफ आया था, 1/3 आया था, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में पहला पड़ाव तो हमारा ये रहेगा। सबसे पहले हम लोगों ने 1980 में गोल्ड को बढ़ता हुआ देखा। 1980 में जब गोल्ड बढ़ा तो काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने मूव आता हुआ देखा। मतलब 100% इससे ज़्यादा का मूव हम लोगों ने आता हुआ देखा था। ये टाइम था आपको ईरान इराक वॉर का। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ईरान इराक वॉर था, बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं थी, थोड़े थोड़े फैक्टर्स यहाँ पे थे। इसके बाद जो हमारा फॉल आया था, तो वो फॉल कितना था? ये सबसे ज़्यादा फॉल आया था गोल्ड में। ये फॉल था आपको 46% का फॉल था। इसके बाद जब हमारी मूव आई नेक्स्ट पैराबॉलिक मूव की मतलब गोल्ड में, वो थी 2011 में। और वहाँ पे जब गोल्ड ने $1920 का स्तर छुआ, 1980 में हम लोगों ने $850 आता हुआ देखा, 2011 में हम लोगों ने $1920 का लेवल आता हुआ देखा। वहाँ से जब हायर साइड आया तो कितना क्रैश हुआ? 43% का क्रैश आया प्राइसेस में। ये कितना मतलब होल्ड किया इस लोअर लेवल को? 2011 और 15 से यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। जब 1980 में फॉल आया था तो ये काफ़ी सालों तक हम एक दबाव वाली स्थिति में रहे, यानी कि गोल्ड काफ़ी सालों तक एक दबाव में रहा। 2011 में जब ये फॉल आया तो ये 4 सालों के लिए रहा। कब तक रहा? 2011 से 2015। उसके बाद हम लोगों ने एक स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ दिखा। 2020 में एक मूव आई थी, जब आपको याद होगा कि गोल्ड ने $2,000 का जो पड़ाव था वो पार किया था, और ये $2,075 की हाई लगाया। वहाँ से कितना मतलब फॉल आया था? पहला 46%, दूसरा 43%, तीसरा फॉल आया हमारा 25% का। यानी कि इंटेंसिटी फॉल की कम होती गई है, ये आप देखिएगा। दूसरा चीज़ है कि आपका जो ये बेयरिश फेज या करेक्शन वाला फेज होता है, ये फेज का ड्यूरेशन कम हुआ। पहले 7-8 साल से ज़्यादा का करेक्शन फेज था ये बियरिश फेज। जब हमारा 2011 आया तो यहाँ पे 4 साल का था। 2020 आया, फिर आपने क्या देखा? 21-22 से यहाँ पे गोल्ड की रैली फिर से शुरू हो गई। पहले थोड़ा सा धीरे रैली आई, फिर यहाँ पे एक हम लोगों ने पैराबॉलिक मूव आता हुआ देखा। अब यहाँ पे आपको समझना होगा कि 2025 में हम 84% के रिटर्न पे बैठे हैं। 26 ने हमें रिटर्न ऑलरेडी दिया। अब बात यहाँ पे है कि ये जो ईयर है 2026, इसको हम $9,000 मान के चले, या यहाँ से हम ये माने कि $4,000 तक प्राइसेस आएंगी। दोनों साइड मुझे एक्सट्रीम लग रहा है। हर एनालिस्ट की अपनी एक एनालिसिस होती है, रिसर्च होती है, सबका अपना बेस होता है। तो यहाँ पे फैक्ट्स आप लेंगे कि फैक्ट्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। फैक्ट्स में चेंजेस आए हैं, डी डॉलराइजेशन बड़ी तेजी से यहाँ पे हो रहा है। सेंट्रल बैंक्स बाइंग कर रही थी जो 1980 में नहीं कर रही थी, और 1980 के बाद आप देखेंगे कि 1980 में ये सारे निवेशक थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो बाइंग है ये सेंट्रल बैंक्स कर रहा है। दूसरी तरफ है कि सेंट्रल बैंक्स की बाइंग आप कहेंगे कितना होता है? विश्व का 30% जो सोना है वो सेंट्रल बैंक्स के पास होता है। इसके बाद क्या हो रहा है कि गोल्ड और सिल्वर के निर्यात पे रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट कम होने वाला है, और ये एक बहुत बड़ा माहौल है। कभी भी वॉर हुआ है तो हमने बचपन से सुना, ईरान इराक वॉर हुआ, WTC पे अटैक हो गया, इराक पे US ने अटैक करा, लेकिन ये पहली बार हम ऐसा देख रहे हैं। ट्रेड वॉर भी हुआ तो क्या हुआ? जब 2019 में आया तो सिर्फ चाइना और US के बीच में था। अब ये जो 2025 है, ये बहुत अनोखा साल है जब हम लोगों ने ट्रेड वॉर और एक्चुअल वॉर को होता हुआ यहाँ पे देखा है। तो ट्रेड वॉर में देखेंगे पहले सिर्फ चाइना और US के बीच में था, अब यहाँ पे US जितनी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहा है, ये वॉर उन सब कंट्रीज के साथ है। तो क्या है, आप क्या मानेंगे कि ये स्केल जो है ये बहुत बड़ा हो गया।
वॉर की बात अगर हम यहाँ पे कर लें तो वॉर में आप अब यहाँ पे ये देखिए कि यूक्रेन वॉर था, फिर आपको गाज़ा वाला वॉर हुआ, इजराइल का साथ हुआ, वहाँ पे कहीं भी आपको डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, ये कंटिन्यूएशन में है। इसके बाद आपको वॉर अब यहाँ पे जो एक कहते हैं कि विस्तारवादी नीति बोलते हैं इसे हम, अब आप यूएस को ग्रीनलैंड भी उनको चाहिए, उनको वेनेजुएला भी चाहिए, उनको मेक्सिको में भी सरकार बदलनी है, उनको कोलंबिया में भी सरकार बदलनी है। इस तरीके से एक विस्तारवादी जो नीति है, और वो ईयू को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उनके नज़र में ईयू भी आ जाता है, इंडिया और चाइना ऑलरेडी यहाँ पे है। तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ यहाँ पे बढ़ रही है दुनिया, और यहाँ पे बहुत सारे अलायंसेस न्यू हो रहे हैं, बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स होंगे, बहुत सारे ट्रेड एग्रीमेंट्स पुराने टूटेंगे। अब ऑल टुगेदर आपको ये माहौल क्या रहेगा, ये माहौल रहेगा क्राइसिस का, जिसमें कि क्या आप देखेंगे फर्क क्या आया है। अब इक्विटी में आप बोलेंगे इक्विटी ने रिटर्न तो दिया है, यूएस इक्विटी मार्केट तो हायर साइड पे, रिकॉर्ड हाई पे है। हम इक्विटी यूएस मार्केट में नहीं ट्रेड करते, हमारा देश भारत है, और वहाँ पर पे जो इक्विटी है वो हल्के यहाँ पे दबाव में है। तो जब यहाँ पे इक्विटी दबाव में है और ट्रेड टेंशन बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी अच्छा ग्रो कर रही है, थोड़े दिन के लिए हमारी इक्विटी मार्केट यहाँ पे दबाव में हो सकती है, आप ज़्यादा दिन से रख नहीं सकते। FIS विड्रॉ कर रहे हैं, ये यहाँ पे मेजर मतलब रीज़न है फॉल का। लेकिन गोल्ड जो है ऐसे माहौल में एक पैराबोलिक मूव जो है कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि इसके पैटर्न में भी चेंज आया है। पहले इक्विटी के साथ गोल्ड ट्रेड नहीं करता था अपसाइड मूव, अब यहाँ पे हम लोगों ने अपसाइड मूव आता हुआ देखा है। तो 2026 का फियर क्या है, 2026 का फियर है ट्रेड वॉर का यहाँ पे बढ़ते रहना। इसके बाद डी डॉलराइजेशन की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ होना, यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स की जो बाइंग है वो रिकॉर्ड हाई प्राइस पे भी यहाँ पे बढ़ना। चौथी चीज़ देखेंगे कि जापान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो यहाँ पे बुरी है। पांचवी बात यहाँ पे यह है कि चाइना यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, सारे देश यहाँ पे स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के बावजूद एक डेरिवेटिव मार्केट है जो आपकी प्राइसेस में वॉलेटिलिटी को बनाए रखता है, और ये ज़रूरत भी है, और कभी कभी जब ये हायर साइड हो जाए तो ये दिक्कत भी करता है, इसको आपको मान के चलना होगा। तो अब यहाँ पे जब इतनी मूव आ गई है तो सबसे बड़ी बात है कि फिजिकल बाइंग करनी चाहिए। फिजिकल बाइंग आपके ज़रूरत के हिसाब से है, जिनके घर में शादी है उनको यहाँ पे बाइंग करनी होगी। हो सकता है कि यहाँ से आपको और हायर साइड प्राइस मिले, क्योंकि अभी 2026 में इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू भी नहीं हुआ है, और जब इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू होगा तो हर 1% इंटरेस्ट रेट पे 6-7% का रिएक्शन आ जाता है गोल्ड प्राइसेस में। तो वो इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू भी नहीं हुआ, जब वो होगा तो प्राइसेस और यहाँ पे थोड़े से हायर साइड की तरफ जा सकते हैं। तो जिनको ज़रूरत है वो आप यहाँ पे एक्यूमुलेट करिए धीरे धीरे। जिनको लॉन्ग टर्म का ध्यान है कि ठीक है मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर सकता हूँ और करेक्शन का वेट कर सकता हूँ, उनको हो सकता है कि एक आपको ऑप्शन मिल सकता है बजट में। अगर यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी सरकार कम करती है तो जितना करेगी 2%, 3%, उसके हिसाब से आपका गोल्ड प्राइसेस डाउन आएगा, वो भी आपको इमीडिएट वहाँ पे लेना होगा। दूसरी बात यह है कि जून जुलाई में हम हो सकता है कि एक शिफ्ट आता हुआ देखें, और मार्च कॉन्ट्रैक्ट में सिल्वर की भी बात की जाए तो वहाँ पे एक वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो वहाँ पे हल्का एक प्राइस मूवमेंट मिलेगा जहाँ पे आप करेक्शन पे एक बाइंग कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड में ओवरऑल देखा जाए $51, मैंने आपको मुझे लगता है 15 दिन पहले बोला होगा कि 5051 आएगा, मैं इसे नीचे जाता हुआ नहीं देख रही हूँ। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे आपको बढ़ना चाहिए 5500-5600 तक का यहाँ पे ध्यान रखिए 2026 के लिए, और हमेशा वॉच करते रहिए, क्योंकि ये जो फैक्टर्स है बड़े जल्दी चेंज हो रहे हैं। और डाउन साइड जो है वो आपका 4700 यहाँ पे होना चाहिए डॉलर टर्म्स में। अब हम तो ट्रेड करते हैं MCX में या भारतीय बाजार में आपको मान के चलना होगा जो MCX का अगला महीना है ये ऑलरेडी 1,64,000-65,000 आ रहा है, और आने वाले टाइम में जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है जनवरी का, हम वो रेट्स को यहाँ पे देखेंगे, और वो रेट्स ऑलरेडी आपको स्पॉट मार्केट में आता हुआ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको स्पॉट मार्केट में प्राइसेस जो है वो हायर साइड रहेगा। एक चिंता यहाँ पे और है कि गोल्ड प्राइसेस जो है बाहर बढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं कि हम ऑलरेडी प्रीमियम पे थे। तो अब आपको यहाँ पे अगला ट्रिगर क्या है, अगला ट्रिगर है कि फिर से बात हो रही है यूएस में शटडाउन की। दूसरी चीज़ है कि प्राइसेस जो है वो अगर करेक्ट होता भी है तो बहुत कम टाइम के लिए करेक्ट होगा, वो फिर से वापसी आएगा ऊपर की तरफ। अब जल्दी से चांदी की बात कर देते हैं, नहीं तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। यूएस में अब खबर आ रही है कि वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व चांदी का क्रिएट करेंगे, ये एक अलग से प्रेशर देता हुआ चांदी पे नजर आ सकता है। चाइना की बात की जाए तो चाइना अब यहाँ पे प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन एक बात ये भी ध्यान में देना है कि
हम $103 के करीब आ चुके हैं। चाइना जो है $114 है, और वहाँ पे वैट मतलब वहाँ का जो टैक्स है वो भी यहाँ पे हायर साइड है, तो वो थोड़ा सा एक इम्पैक्ट जो है उसका भी दिखेगा। हालांकि हमें ये क्लैरिटी के साथ देखना होगा कि उनके प्राइसेस में वो वैट इंक्लूडेड नहीं है या है। अगर नहीं है तो फिर ये गैप जो है ये ज़्यादा है, और ये मैं आपको कंफर्म कर दूंगी। दूसरी चीज़ है कि स्ट्रैटेजिक रिजर्व क्रिएट करने की बात हो रही है, यूएस ने कहा है, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है इस मार्केट के लिए। और आने वाले टाइम में भी आप यहाँ पे $105-106 आराम से चांदी को जाता हुआ देख सकते हैं। $130 आप मान के चलिए, 130 से $150 वहां पर आपको चांदी को आना चाहिए। और हाँ, वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक प्राइस आउटलुक। हमारे यहाँ जो चांदी है 3,30,000 40,000 पे रुक रही है, क्योंकि पहले ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम था। आप लोगों में बहुत ज़्यादा इस बात का कन्फ्यूज़न है कि बाहर इतनी बढ़ गई, हमारे मार्केट में क्यों नहीं बढ़ी। हमारे मार्केट में तो पहले ही बढ़ी थी, और कॉमिक्स डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा था, तो अच्छी बात है हमारे मार्केट में नहीं बढ़ी ना। हम लोअर लेवल पे थोड़ा एट पार में हम यहाँ पे खरीदे, जबकि अभी भी यहाँ पे प्रीमियम बना हुआ है, मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, सोलर की बात करना चाहूँगी। अब आप तैयार रहिए सिल्वर से रिलेटेड इन्फ्लेशन को देखने के लिए, क्योंकि एक सोलर सेल में 3.5% का कॉस्ट आता था चांदी का 2023 में, ये बढ़ा 23% हुआ 24 में, 26 में आते आते एक सोलर सेल में जो चांदी की जो कॉस्ट है अब 30% तक बढ़ चुकी है। तो सिल्वर रिलेटेड इन्फ्लेशन को भी आगे अब कंज्यूमर को यहाँ पे झेलना पड़ेगा, भले ही वो थोड़े से फ्रैक्शन में हो, लेकिन आपको आता हुआ दिखेगा। तो इस कमोडिटी में जहां आप इन्फ्लेशन को सफ़र कर रहे हैं, वहां इसके रॉ मटेरियल को बाय करके आप इन्फ्लेशन को हेज कर सकते फॉर लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप चांदी के लिए भी नहीं घबराइए, आप सोने के लिए भी नहीं घबराइए। अगर यहाँ पे डाउनफॉल आता है तो कितने साल का हो सकता है, इस बार ड्यूरेशन कम होना चाहिए, 3-4 साल पिछला था, इस बार हो सकता है कि ये जो ड्यूरेशन आपको 1 से 2 साल रहे या 1 साल ही रहे, क्योंकि अब इसके फंडामेंटल्स पहले से बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। तो 1980 के फॉल को हम 2026 में नहीं कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई हैं। इसको इंट्रोस्पेक्ट करने की काफ़ी ज़रूरत है। जब हम यहाँ पे बिल्कुल स्पेकुलेशन में जाते हैं कि यहाँ से 60% गिर जाएगा, 70% गिरेगा, हाँ 10-15% आपको मान के चलना होगा। थैंक यू।